फ्रॉम सीजन 2 एपिसोड 9, जिसकी शुरुआत में हम कैनी को देख पाते हैं जो कि इस वक्त अपने घर पर था और इस वक्त वो बॉयड को बुलाने के लिए आया था। बॉयड को बुलाने के पीछे का रीजन था कि शहर के अंदर एक हादसा हुआ है। अब यहाँ पर ये वही घर के अंदर पहुंचे होते हैं जहाँ पर पहले कभी सारा रहा करती थी। तो बेसिकली ये जो कपल था, यहाँ पर उसका हस्बैंड जो कि चिल्लाते हुए बाहर निकला था घर से, ये बोलते हुए कि उसकी वाइफ को किसी ने मार दिया। और जब हम ऊपर बेड पर सीन देख पाते हैं तो वाइफ की आंतड़ियां फटी पड़ी थी। ऐसा लग रहा था कि उन दानवों ने आकर दिन में ही घोटाले कर दिए। पहले वो सीन हुआ करता था जहां पर ये दानव रात में निकला करते थे और धीरे धीरे चल करके अपने शिकारों को निशाना बनाया करते थे या फिर उनका पीछा किया करते थे। मगर अचानक से ये सारी चीजें जब दिन में होने लगी तो लोगों का दिमाग और ज्यादा खराब हो गया। वहीं पर सीन शिफ्ट होता है जंगल के अंदर, जहां पर अब धीरे धीरे करके शाम होने वाली थी और यहाँ जिम और रैंडल के बीच में फाइट चल रही थी। जिम का कहना था कि तुम मानो या ना मानो मगर डोना इस पूरे गेम में शामिल नहीं है। वो हम लोगों की जान बचाती आई है, उसने काफी सारे लोगों की मदद करी है। जहां पर रैंडल का कहना था कि ये सब कुछ एक चाल है। जिम मेरे भाई तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? जब किसी गेम को या किसी एक ऐसे कॉन्सेप्ट को प्रॉपर बनाना हो, उसे परफेक्टली लोगों के सामने इंट्रोड्यूस करना हो, उनकी जान के साथ खेलना हो, तो एक इंसान का उस पूरे गेम के अंदर शामिल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और यहाँ पर डोना से अच्छी प्लेयर और कोई नहीं हो सकती, क्योंकि हर किसी को आते के साथ ही यहाँ की पूरी सच्चाई बताना, उन्हें रूबरू करवाना। तुम्हें नहीं लगता कि जब तुम आए थे तो तुम्हें भी सारी इन्फॉर्मेशन डोना ने दी थी? जब कोई और इंसान आया तो उसे भी इन्फॉर्मेशन डोना ने दी, और जब हमारी बस भी यहाँ पर आकर के रुकी तो डोना ने ही उसे सारी इन्फॉर्मेशन दी। आखिर कोई इंसान ऐसा क्यों करेगा? अब यहाँ पर जिम उसे कुछ बोल पाता, लेकिन रैंडल उसी के खिलाफ हो गया था कि तभी यहाँ पर मौका वारदात पर बॉयड पहुंच जाता है और रैंडल को ऑन पॉइंट गन पर ले लेता है और कहता है कि अगर तूने अभी उसे नहीं खोला तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। कि तभी हम देख पाते हैं कि अचानक से रैंडल बहुत ही जोरदार तरीके से हिलने लगता है और जमीन पर गिर जाता है। जिसके बाद में सीन शिफ्ट होता है टबीथा पर, जो कि इस वक्त बात कर रही होती है अपने बच्चों से और उन्हें बताती है कि हो सकता है कि शायद मुझे कल के दिन कहीं निकलना पड़े, क्योंकि मैं किसी अनोखी खोज पर हूँ जहाँ पर मुझे कुछ निशानों का पीछा करना है। इस काम में जेड मेरी मदद करेगा। जिस पर जूली का बताना था कि आप जो भी कर रहे हैं प्लीज थोड़ा सा सोच समझ कर कीजिएगा, मुझे उस इंसान पर ट्रस्ट थोड़ा कम ही है। जिसके बाद में सीन शिफ्ट होता है सैरा पर, जो कि इस वक्त कैनी के साथ बातचीत कर रही थी। हालांकि उसे काम तो दिया गया था डोना की तरफ से कि अब यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं जिनके कपड़े फट गए होते हैं उन्हें सिलो, यहीं पर रहो, तुम्हें टाइम पर खाना पीना मिलता रहेगा। मगर ये काम भी उसे कुछ ठीक लग नहीं रहा था। वो तो यहाँ से बस बाहर निकलना चाहती थी। यहीं पर कैनी भी उसे समझाता है कि देखो वैसे तो मुझे तुम्हारा सपोर्ट करना नहीं चाहिए, क्योंकि तुम ही वो रीजन थी जिसकी वजह से आज मैं अनाथ हो गया हूँ। मतलब कि कंप्लीटली तो नहीं, मगर मेरे फादर जो कि मरे हैं उसके पीछे का रीजन तुम थी। अगर उस दिन तुमने वो गेट खुला ना छोड़ा होता तो शायद आज मेरे फादर मेरे पास होते। और अब धीरे धीरे करके शाम होने वाली थी। कॉलोनी हाउस जिसके अंदर इतने सारे लोग रह रहे थे, सभी के अंदर डर का माहौल था। वो शख्स जिसके कपड़ों पर खून लगा था वो अपनी पत्नी के मर जाने की वजह से बहुत ज्यादा परेशान होता है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि आखिर ये सारी चीजें हो क्या रही है। और अब तो जब पूरे गांव के अंदर ये बात फैल गई थी कि ये दानव कभी भी दिन में भी हमला कर सकते हैं, तो हर कोई बहुत ज्यादा बौखला गया था। वहीं पर सीन जंगल के अंदर शिफ्ट होता है। यहाँ पर ये लोग यानी कि जैसे जिम, रैंडल, बॉयड और डोना अपने घर पर जा नहीं सकते थे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा दूर था और अंधेरा होने ही वाला था। इसलिए इन्हें जिम के ट्रेलर के अंदर रात बिताने के बारे में सोचना पड़ता है। अब यहाँ पर हर बार बॉयड अपने जेब में एक भाटा एक्स्ट्रा रखा करता था, तो इस बार वही भाटा अगेन ट्रेलर पर लगा देता है और सोचता है कि वो बच जाएगा। लेकिन तभी हम बाहर से आते हुए दूसरे सभी वैम्पायर्स को या फिर कहें कि ज़ॉम्बियों को देख पाते हैं जो कि इनका पीछा कर रहे थे। अब यहाँ दरवाजे पर आकर के वो अचानक से रुक जाते हैं। तो बॉयड सोचता है कि क्यों ना मैं इन पर गोली चला दूं, क्योंकि अभी ये गोलियां सिल्वर कोटेड हो चुकी है या फिर कहें कि वो सिरम कोटेड हो गई है। तो उन पर गोलियां तो चलाता है मगर उन गोलियों का उन ज़ॉम्बियों पर कोई भी असर नहीं होता है। अब यहाँ से कहानी 4-5 अलग अलग कैरेक्टर्स पर 4 से 5 बार शिफ्ट होती जाती है। तो मैं सभी चीजों को एक ही बार में क्लियर कर डालता हूँ। जैसे कि उस ट्रेलर के अंदर रैंडल का बॉयड से झगड़ा करना था, क्योंकि रैंडल मानता था कि अगर तुम भी आर्मी में थे, मैं भी आर्मी में हूँ, तो हम लोग यहाँ से बाहर जाने का कोई अच्छा खासा रास्ता ढूंढ क्यों नहीं सकते, इन लोगों की मदद क्यों नहीं करते, बल्कि यहाँ पर उन ज़ॉम्बियों का हमला सह रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देख पाते हैं मैरिल की मेंटल स्टेट, जो कि इस वक्त पगला गई थी, क्योंकि उसे ड्रग्स वगैरह मिल नहीं रहे थे, क्रिस्टी से प्यार मिल नहीं रहा था, क्योंकि पहले क्रिस्टी जो उसे प्यार किया करती थी कहीं ना कहीं अब कैनी से ऑब्सेस्ड होने लगी थी। वहीं पर एलिस भी, जो कि हाल ही में बॉयड के खून से ठीक हुआ था, वो ये सोच रहा था कि क्या ये खून मुझे आगे चल करके ज्यादा बीमार तो नहीं बना देगा, या फिर मैं आगे जी पाऊंगा या फिर मर ही जाऊंगा। वहीं पर हम टबीथा को देख पाते हैं, जो कि इस वक्त विक्टर की पुरानी पड़ी फोटोज को देख पाती है और ये सोचने लगती है कि आखिर विक्टर इतना ज्यादा कैसे पगला गया कि वो ये तक भूल गया कि कभी उसकी एक छोटी बहन भी थी जो कि उसके साथ इस ब्रेंडल गांव के अंदर आई थी। और इन्हीं सारी चीजों के बीच में अब ईथन भी विक्टर से कहने लगता है कि क्या तुम्हें कुछ और चीजों के बारे में पता चल
चला कि कौन से पेड़ कितने ज्यादा आगे बढ़ गए हैं, कितने ज्यादा पीछे निकल गए हैं, जंगल की स्थिति क्या है, क्या यहाँ से और कोई बाहर जाने का अलग रास्ता है। जैसे कि तुमने एक बार मुझे पोर्टेबल ट्री के बारे में बताया था, या फिर एक गुफा के बारे में बताया था जो कि हमें कहीं ना कहीं निकाल सकती है, या फिर एक इस पूरे गांव के नीचे जो टनल सिस्टम बना हुआ है जहां पर रात को ये सारे के सारे ज़ॉम्बी सो जाया करते हैं। तो इसके अलावा तुम्हें और कुछ पता है जिससे कि हम यहाँ से बाहर निकल पाए? मगर इस वक्त विक्टर के पास में इसका कोई जवाब नहीं था। वहीं पर हम पुलिस स्टेशन के अंदर बैठे सैरा और कैनी को देख पाते हैं। इन दोनों के ही बीच में झगड़े हो जाते हैं और रीजन सिर्फ ये था कि सैरा को जो भी विजन्स आया करते थे उन ज़ॉम्बी की तरफ से, या फिर कहीं कि उस हाई लेवल पर्सन की तरफ से जो कि कभी दिखता नहीं था, या फिर इंडिकेशन कभी हाथ में कभी माइंड में ऐसे ही दे दिया करता था। तो ये सारी चीजें जो कि सैरा से जुड़ी हुई थी, आखिर ये जुड़ी हुई थी ही क्यों? ना तो सैरा को यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता पता था और ना ही अब वो उनके कोई मैसेजेस पा रही थी, क्योंकि जो ऊपर हाई लेवल पर या फिर कहीं की जूरी मेंबर्स जो होंगे उन्होंने सैरा को हो सकता है कि दखल अंदाजी के चलते बाहर निकाल दिया होगा। यही रीजन था कि सैरा अब कुछ ढूंढ नहीं पा रही थी और कैनी बार बार उसे यही कहने लगता है कि आखिर बताओ तुम्हारे अगले मिशन क्या है, तुम्हारा अगले पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, तुम्हारा अगला शिकार कौन है, अगर तुम नहीं बताओगी तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। अब जहाँ ऑलरेडी इतनी सारी प्रॉब्लम्स चल ही रही थी, वहीं इस कहानी के एंडिंग में हम ये देख पाते हैं कि उन ऊपर के लोगों ने, यानी कि जो हाई जुडिशरी थी, उन्होंने 3 ऐसे लोगों को चुन लिया था जो कि अब उनका नेक्स्ट शिकार बनने वाले थे। जैसे कि हॉस्पिटल में मौजूद मैरियल, वहीं पर ट्रेलर के अंदर मौजूद रैंडल और वहीं कॉलोनी हाउस के अंदर मौजूद जूली। ये तीनों ही बहुत ही भयंकर तरीके से हिल रहे थे। इनकी आंखों की पुतलियां व्हाइट हो गई थी, ऐसा लग रहा हो कि मानो जैसे कि इन्हें कोई सपने परेशान कर रहे हो, और ये अपनी ही सीट पर या फिर कहीं की अपनी ही जगह पर जोरदार चिल्लाने लगते हैं, हिलते रहते हैं। और इसी तगड़े सस्पेंस के साथ ये बेहतरीन एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। सो गाइज, आखिर उस ऊपर की हाई जुडिशरी ने इन्हीं 3 लोगों को क्यों चूज किया, और आखिर इतने सारे लोगों को अलग अलग विजन्स देने के पीछे का रीजन क्या था? क्या ये टनल सिस्टम इनका बर्बाद हो गया है, और या फिर ये सारे ज़ॉम्बीज अब दिन में भी हमला करने के लिए तैयार हो गए हैं? इन सारे सवालों को जवाब तो आपको आने वाले नेक्स्ट एपिसोड में ही मिलेगा, जो कि हम जल्द ही लाने वाले हैं। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।